हेलो नमस्कार गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आप कंटिन्यू 9th क्लास विज्ञान की ये क्लासें देख रहे हो। तो आज उसी क्लास के चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे। चैप्टर चैप्टर तीसरा पढ़ेंगे। क्या नाम है तीसरे चैप्टर का? अणु और परमाणु। क्या नाम है? अणु एवं परमाणु। तो आपने रेस्पॉन्स नहीं दिया है पुरानी जो भी दो क्लासें हैं 9th क्लास की, तो उनको जाकर देखो। देखो, कुछ समझ में आए तो बताओ, नहीं आए तो भी बताओ। परमाणु एवं अणु या अणु एवं परमाणु, कुछ भी बोलो, कर्म विनिमयता का नियम। तो इसके बाद हम बात करते हैं 18वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिक के बीच अंतर। हमने लास्ट टॉपिक पर क्या पढ़ा था? तत्व और यौगिकों में अंतर पढ़ा था। फिर 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिक के बीच अंतर को समझा दिया। स्वाभाविक रूप से ये पता चला कि इच्छुक हुए तत्व कैसे और क्यों संयोग करते हैं। फिर उसके लिए वैज्ञानिक आए थे ऑटवा एल लेवाइजिए। उन्होंने रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम दिए। तो कौन कौन से देखना? रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम तो पहला कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा कौन सा है? स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम क्या है? स्थिर अनुपात नियम। तो देखना इस प्रकार थ्योरी में किस प्रकार है कि पहले तो समझ लो, द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता। समझ में आ रहा? ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। किसी भी यौगिक में निश्चित ही है, दो या दो से अधिक जो भी तत्व होते हैं उनका अनुपात क्या होता है? एक निश्चित क्रम में होता है। अब किताब की लैंग्वेज में आप समझोगे, जब रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात द्रव्यमान को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता। अब आप एग्जाम्पल देखोगे, क्या देखोगे? अगर कोई प्रयोग किया गया जिसमें कॉपर सल्फेट का से कॉपर या सोडियम कार्बोनेट बनाया गया, तो जितना, पहले देख लो दूसरा एग्जाम्पल। ये तो किताब वाला तो ऐसे ही है, करता रहता है। अरे जब जल के अणु का निर्माण होता है तो किससे होता है? H2 से। किसका निर्माण होगा? H2O। तो जितने ग्राम, अगर मान लो यहाँ पर 3 ग्राम, यानी 1.5 ग्राम दोनों अणु की आवश्यकता हुई, 3 ग्राम गैस की आवश्यकता हुई, तो जल का अणु भी 3 ग्राम का ही होगा। इसे क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अभिकारकों में द्रव्यमान की मात्रा उत्पाद में द्रव्यमान की मात्रा के बराबर होती है। अब इसके आगे एक और है, द्रव्यमान संरक्षण को, यानी किताब की लैंग्वेज में बोले तो द्रव्यमान को नहीं तो सर्जित किया जा सकता है, नहीं विनाश किया जा सकता है। अब दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। इसको देखना आप किस प्रकार है। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान रहते हैं। किसी भी यौगिक में किसी भी यौगिक में तत्व सदैव तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में विद्यमान रहता है, विद्यमान रहते हैं। तो ये तो कथन था। अब इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे कि किस प्रकार किसी यौगिक जल के अणु में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है। अब इसी एग्जाम्पल की बात कर ले तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या था? इसमें तो पहले द्रव्यमान का बात कर ले, अब अनुपात की बात कर ली। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 के रूप में लिया जा सकता है, तो और 1:8 क्या है? एक निश्चित क्रम है। इसे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। दोनों को जोड़ने पर 9 ग्राम इस तरफ होगा, तो 9 ग्राम इस तरफ। ये क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दोनों एक दूसरे, या दोनों को ही रासायनिक संयोजन के नियम कहा जाता है। उसके आगे हम देखेंगे कुछ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर बात कर लेते हैं। द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत है, उसे क्या कहते हैं? डाल्टन सिद्धांत। तो डाल्टन डाल्टन सिद्धांत पर बात करेंगे कि डाल्टन का सिद्धांत किस प्रकार कार्य करता है या उसके सिद्धांत क्या था, मैं पढ़कर आपको बताऊंगा। उसके बाद भी कोई वैज्ञानिक आए थे जिन्होंने
कोई सिद्धांत दिया। तो डाल्टन ने द्रव्यों की विभाज्यता पर विचार प्रदान किया। उस समय दार्शनिक माना जाता था, जिसे परमाणु नाम दिया गया था। सर्व क्या, यानी विभाज्यता पर बात की गई थी और उसे द्रव्य कण को क्या माना गया था? द्रव्य कण को क्या माना गया डाल्टन ने? परमाणु से। उस छोटे से, यानी किसी भी पदार्थ को सूक्ष्म किया जाए तो सबसे छोटी इकाई क्या आएगी? परमाणु। ये किसने माना था? डाल्टन ने। किसने? डाल्टन ने। तो उसके आगे बात करेंगे। इसे ये सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम तथा निश्चित द्रव्यमान या निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है, यानी दोनों नियमों का पालन करता है। अब उसका सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है जो रासायनिक अभिक्रिया से न तो सर्जित होता है न ही इसका विनाश होता है। दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी संख्या या छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये कुल टोटल 6 अनुप्रयोग है। डाल्टन ने कितने अनुप्रयोग दिए? 6। इनमें से भी सवाल पूछा जाता है कि डाल्टन के किस अनुप्रयोग में ये बात कही गई। कितने अनुप्रयोग है? 6। तो आपको 6 के 6 याद करने। अब आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट दे रखा है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और क्या दे रखा है? कितने ग्राम दे रखा है? 5.3 ग्राम। उसके आगे बात कर लेते हैं। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दे रखा है, वो कितने ग्राम दे रखा है? एसिटिक अम्ल दे रखा है कितने ग्राम? 6.0 ग्राम। 6.0 ग्राम। सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल दोनों मिलाकर क्या बनाते हैं? सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट। चलो आप शब्द समीकरण लिखो। इसमें किताब में दे रखी है शब्द समीकरण, मैंने सोचा क्या पता देर नहीं रखी हो। सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट प्लस एसिटिक अम्ल, क्या? एसिटिक अम्ल क्या बनाएगा? सोडियम एसिटेट। सोडियम वो क्या होता है? CH3COONA, सोडियम एसिटेट। उसका सूत्र होता है CH3COONA। एसिटेट बनाएगा और क्या वो बनाएगा? और क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, CO2 प्लस क्या बनाएगा? जल। अब आपको क्या इनका द्रव्यमान दे रखे हैं, किस प्रकार दे रखे हैं? सोडियम का दे रखा है 5.3 ग्राम, एसिटिक अम्ल का दे रखा है 6.0 ग्राम, फिर उसके बाद 2.2 ग्राम, क्या? 2.2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड और जल कितने ग्राम है? या फिर सोडियम एसिटेट की 0.9 ग्राम मात्रा दे रखी है। सॉरी 8.2 तो इसकी दे रखी है और 0.9 दे रखी है जल की। तो हमें क्या करना है? इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू करना है। तो उत्पाद यानी अभिकारक में अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए उत्पाद का द्रव्यमान। किसी रासायनिक अभिक्रिया या समीकरण में उत्पाद का द्रव्यमान। तो जोड़ो इन दोनों को, कितना होता है? 3, 5, 3, 11 ग्राम। उसी प्रकार उत्पाद का जोड़ो, पहले पॉइंट जोड़ लो। 9, 2, 11, 11, 2, 13 का 3 हासिल 1, 8 1 हासिल वाला 9, 9, 2, 11। तो कितना आया? ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है या नहीं करता? बिल्कुल करता है। समझ में आया होगा। आगे वाला क्वेश्चन देखना। आगे वाला क्वेश्चन किताब में बहुत अच्छे अच्छे बीच वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, वो है एक पैराग्राफ आप थ्योरी पढ़ते हो तो उसके अकॉर्डिंग बहुत ही क्वेश्चन जितने भी बनते हैं या अच्छे क्वेश्चन वो दे रखे हैं। आगे वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों के अनुसार 1:8 के संयोग में करके जल निर्मित करते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन के साथ
अरे आपको डायरेक्ट करना है, एच और ओ का अनुपात कितना देर का है, 1:8। अगर आप बोल दिया जाए कि 3 ग्राम हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है तो दोनों तरफ 3 से गुणा करना है, अनुपात में हो तो बराबर संख्या से गुणा या भाग करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अगर इसको 3 से गुणा करेंगे तो 8×3 = 24। 24 क्या होगा, जल के यानी ऑक्सीजन के अणुओं की आवश्यकता होगी। तो इसमें पूछा ऑक्सीजन के कितने द्रव्यमान की, तो अगर 3 ग्राम हाइड्रोजन ली जाए तो 24 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अब आगे वाला क्वेश्चन है तीसरा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो कौन से अभिग्रहित में कहा गया है, अभिग्रहित नंबर 2, द्रव्यमान को नहीं तो रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विनाश किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। उसके आगे वाला क्वेश्चन, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिग्रहित निश्चित द्रव्यमान अनुपात के नियम को, निश्चित अनुपात को लागू करता है या निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। तो देखना दूसरा अनुप्रयोग तो द्रव्यमान संरक्षण को पालन करता है, जबकि उसके बाद छठवां अनुप्रयोग क्या कहेगा कि यौगिक के परमाणु या परमाणु का अनुपात एक निश्चित होता है, छठवां। उसके आगे आती है परमाणु कहते किसे, परमाणु किसे कहते हैं या परमाणु क्या है। वे किसी पदार्थ की वे छोटी से छोटी इकाई जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अब किताब की लैंग्वेज में समझो कि रेत का छोटा से छोटा कण सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई है। अगर आपको मान लो उदाहरण के रूप में रेत दे दी जाए तो किसी भी रेत से निर्मित होने वाले वस्त्र या रेत से निर्मित होने वाली वस्तुओं के लिए रेत का कण क्या होगा, रचनात्मक इकाई, रचनात्मक इकाई। इसी प्रकार किसी भी पदार्थ या किसी भी वस्तु का निर्माण के लिए रचनात्मक इकाई क्या है, परमाणु। परमाणु किसे कहते हैं, किसी भी पदार्थ का छोटा से छोटा कण क्या कहते हैं, छोटा से छोटा कण परमाणु कहलाता है। उसके आगे देखना, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु की साइज होती है 1 नैनोमीटर के बराबर, जिसका मान होता है 1 nm बराबर 10⁻⁹ मीटर के बराबर। 1 नैनोमीटर के बराबर होता है और इसका मान कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर के। तो कितना छोटा होगा देखो, देखें इसकी साइज। उसके आगे क्या दे रखा है, इसके उदाहरण दे रखे हैं, सिलिकॉन सतह का प्रतिबिंब। अब है कुछ परमाणुओं की साइज दे रखी है, हाइड्रोजन परमाणु की 10⁻⁻10 मीटर, जल के अणु की 10⁻⁹ मीटर, फिर हीमोग्लोबिन की 10⁻⁻60 मीटर, जो भी है आप पढ़ लेना। उसके आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार तत्वों के नाम दिए गए थे। आपने प्राचीन काल में देखा होगा कि पहले नाम है वो अलग पद्धति में दे रखे थे, अब है उनके इंग्लिश के नामों के पहले एक वर्ड या 2 वर्ड लिया गया है। तो प्राचीन देखेंगे, डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का अत्यंत विशिष्ट अर्थ में या अत्यंत विशिष्ट अर्थ निकाला या नाम दिया। उन्होंने किसी भी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया जो यहाँ प्रतीक उस तत्व के निश्चित मात्रा को इंगित करता है। पहले हाइड्रोजन को किस प्रकार दिखाया गया था, हाइड्रोजन को इसी प्रतीक के द्वारा पहचाना जाता था। फिर उसके बाद दूसरा देर का कार्बन, कार्बन को एक गोले है जिसमें बिल्कुल ब्लैक है, काला गोला, जो कि कार्बन को दर्शाया गया था। उसी प्रकार आप किताब में देखोगे तो ऑक्सीजन का एक बिल्कुल ब्लैंक गोले की सहायता से दिखाया गया था। और उसी प्रकार शीशे को एक गोले में एल के द्वारा दर्शाया गया था और पारा को भी एक अलग ही डिजाइन में दर्शाया गया था। तो ये प्राचीन प्रतीक थे, जबकि आजकल क्या है, आधुनिक पद्धति आ गई है और आधुनिक पद्धति में आधुनिक ही प्रतीक चिन्ह है। तो हम देखेंगे प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन्हीं स्थानों के नामों से की गई। प्राचीन काल में नामों की उत्पत्ति उन्हीं नामों से की गई जहां पर वे पाए जाते हैं या सर्वप्रथम मिले थे, जबकि अब ऐसा नहीं है। कुछ तत्वों के नाम विशिष्ट रंगों से स्वर्ण है। बार अब गोल्ड का नाम बात कर ली जाए तो ये स्वर्ण नाम कहाँ से लिया गया, उसके रंग के आधार पर लिया गया, उसके रंग के आधार पर लिया गया। अब कॉपर का नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ है। कुछ तत्वों का नाम विशिष्ट रंगों से लिया गया, जैसे गोल्ड अंग्रेजी के शब्द पीले से लिया गया है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, बहुत ही अच्छा नाम आया है। फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, IUPAC, IUPAC।
पूरा नाम पूछा जा सकता है। क्या नाम है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक शाखा है, या इसे वो भी बोल सकते हैं, संस्था भी बोल सकते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जहाँ तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों एवं उनके तत्वों में अंग्रेजी नामों के दो या दो से अधिक अक्षरों से बने किसी भी प्रतीक के पहले सदैव बड़े अक्षर में तथा दूसरा अक्षर छोटा लिया गया था। किस प्रकार? अभी इस संस्था ने नामांकन चेंज कर दिया था, वो प्राचीन नाम। इस संस्था के नाम के अनुसार अंग्रेजी भाषा के, अंग्रेजी लैंग्वेज के पहले अक्षर को तो कैपिटल लिया जाएगा, पहले अक्षर को क्या? कैपिटल, और दूसरे अक्षर को क्या? स्मॉल, स्मॉल लिया जाएगा। तो देखना किस प्रकार है। अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन तो उसका एक ही नाम लिया गया, वो कैपिटल। उसी प्रकार एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम पहला एल ए और दूसरा एल छोटा, एल, समझ में आ रहा? उसी प्रकार कोबाल्ट को, कोबाल्ट पहला अक्षर सी बड़ा और दूसरा छोटा, और दोनों ही बड़े किसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड में। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले अक्षरों को संयुक्त करके बनाए गए। क्लोरीन में सी एल, उसी प्रकार जिंक में जेड एन। अन्य तत्वों के प्रतीकों को प्लेटिन, जर्मन तथा ग्रीक भाषाओं में नामों से बनाए गए। उदाहरण के लिए लोहा, लोहा में आयरन है, इसकी इंग्लिश तो आयरन होती है लेकिन इसके प्रतीक को एफ ही पढ़ा जाता है। उसी प्रकार फेरस है, उसी प्रकार सोडियम है जिसमें Na लिया जाता है, पोटेशियम का के लिया जाएगा, नाइट्रियम या कैल्शियम, कैल्शियम का क्या लिया जाएगा? Ca। उसी प्रकार अद्वितीय रासायनिक प्रकृति है। फिर क्या हुई? अद्वितीय रासायनिक प्रतीक उत्पन्न हुए कि उनको बदला नहीं जाएगा। अद्वितीय का मतलब बदला नहीं जाएगा। तो फिर देखना किस प्रकार, कल मैंने बताए थे तत्वों के नाम दूसरे में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकल, जो भी है। अब आप देखेंगे कि मैं कुछ के तो बता रहा हूँ और आगे आप पढ़ लोगे, आपको बिल्कुल लिखाया गया है। हाइड्रोजन को एच से, हीलियम को He से, लिथियम को Li से, बेरिलियम को Be से, बोरोन को B से, कार्बन को C से। कार्बन के बाद आता है 7 नंबर पर नाइट्रोजन को N से, फिर ऑक्सीजन को O से, फिर फ्लोरीन को Fe से, फिर नियोन को N से, Ne से, सॉरी। फिर सोडियम का आता है, सोडियम को Na से, सोडियम के बाद मैग्नीशियम को Mg से, एल्यूमिनियम को Al से, सिलिकॉन को Si से, फास्फोरस को, फास्फोरस को किससे लिया जाएगा? P से या K से? पोटेशियम को K से, फास्फोरस को F से। फिर सिलिकॉन फास्फोरस यानी सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन फास्फोरस, सल्फर, सल्फर को S से, सल्फर के बाद आर्गन, क्लोरीन, जो भी इस प्रकार के तत्व है आप उसके वो नाम याद रखोगे। अब आगे देखते हैं, नामांकन के बाद या परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान किसे का, अगर मान लो तत्व आए, तत्वों का प्रतीक आया तो अब क्या आएगा? तत्वों का द्रव्यमान। समझ आ रहा है? किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान क्या कहलाता है? परमाणु द्रव्यमान। या अब आप देखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विशिष्ट मूल संकल्पना परमाणु द्रव्यमान है। इसके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। इस सिद्धांत को डाल्टन के स्थिर अनुपात के नियम की भांति भलीभांति समझाने में समर्थ था। वैज्ञानिक इसके प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए अग्रसर हुए। फिर परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करना आसान था, इसीलिए रासायनिक संयोजन के नियमों का उपयोग उत्पन्न यौगिकों के परमाणु द्रव्यमान याद किए गए। फिर परमाणु द्रव्यमान क्या किस प्रकार लिया गया, देखो। फिर कार्बन एवं ऑक्सीजन द्वारा निर्मित थे। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। प्रायोगिक तौर पर निरीक्षण किया गया तो 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से
संयोग से निर्मित है। 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड निर्मित हुए। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कार्बन तथा अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन द्वारा संयोजित होते हैं। अब इनको मापने के लिए एक इकाई आई थी ए यू, जिसे यूनिफाइड इकाई कहा जाता था। एक इकाई होती है AMU, ऑटो मास यूनिट। तो इसमें क्या कहा गया था परमाणु द्रव्यमान में, पहले तो आप इसकी परिभाषा सुनो। एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहा गया, सॉरी द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या ये अलग चीज है और द्रव्यमान ये अलग चीज है। फिर बात कर लेते हैं इस पर द्रव्यमान पर। तो परमाणु और अणु में हम पढ़ रहे थे परमाणु द्रव्यमान। वैज्ञानिक डाल्टन द्वारा परमाणु सिद्धांत को सबसे पहले विशिष्ट संकल्पना दी गई, जिसमें परमाणु द्रव्यमान को IUPAC एक संस्था के द्वारा एक यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई कहा गया। किसी तत्व के सापेक्षिक परमाणु द्रव्यमान के अनुसार परमाणु में औसत द्रव्यमान C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12वें भाग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। कार्बन को क्या, C12 को 1/12वें भाग। अब आपको उदाहरण के रूप में समझाएं तो किस प्रकार, अगर एक खरबूजा ले लिया जाए और उस खरबूजे के बराबर 12 टुकड़े कर दिए जाए तो 1/12वां भाग होगा, वो उसका क्या होगा, उसका द्रव्यमान होगा। यानी एक पलड़े में तो आपको एक उसकी जो भी भाग होगी, या फिर मान लो 12 बराबर टुकड़े में से एक टुकड़ा लेना है और 12 ले एर मान लो एक प्रॉपर तरबूज आपको दूसरे पलड़े में लेना है तो वह 1/12वें भाग के बराबर होगा। आगे देखो, परमाणु द्रव्यमान 12 इकाई होता है। इसका एग्जाम्पल दे रखा है किताब वाले ने। एक तरबूज के 12 बराबर टुकड़े करने, हमें पाते हैं कि उसके द्वारा बेचे जा रहे प्रत्येक फल का द्रव्यमान तरबूज के एक टुकड़े के द्रव्यमान के सापेक्ष लिया जाएगा या परमाणु इकाई द्रव्यमान के रूप में बेचता है। किसी भी तत्व के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को कार्बन के औसत परमाणु द्रव्यमान का 12वां भाग या 1/12वें भाग के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया। अब आपको परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले तो कुछ देर के हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, दूसरा देर का है कार्बन का तो 12, फिर तीसरा देख रखा है नाइट्रोजन का तो नाइट्रोजन 7 नंबर पर आता है 14, फिर ऑक्सीजन का तो 16, फिर सोडियम का कितना होता है 23, फिर मैग्नीशियम का तो मैग्नीशियम का कितना होता है 12 गुणा 24, फिर सल्फर का देर का है, सल्फर का कितना होता है 16 गुणा 32, फिर क्लोरीन का देगा, क्लोरीन का कितना होगा 35.5। उसके बाद किसका देर का है कैल्शियम का देर का, कैल्शियम कितने नंबर पर आता है तो कैल्शियम आता है 20 नंबर पर, तो इसका होगा 40। अब मैं आपको बता दूं इसको याद रखने का तरीका, 1 2 तो फिक्स है कि हाइड्रोजन का 1 होगा, फिर उसके बाद हीलियम का 2, यानी 2 दूना 4, 2 नंबर जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके लगभग डबल या लगभग डबल से एक कम या एक अधिक लिया जाएगा। अब एक अधिक कब होगा, सोडियम को देखो 11 नंबर का है, 11 दूना 22 होना चाहिए, लेकिन एक अधिक होता है, इनमें बराबर डबल देख रहे हो। 6 नंबर वाले 12 परमाणु द्रव्यमान होगा, 7 नंबर वाले में 14, 8 नंबर वाले में 16, फिर मैग्नीशियम का देख लो, फिर सल्फर का देख लो 16 दूना 32, फिर एक का याद रखना है क्लोरीन का, क्लोरीन का कितना होता है 17 नंबर पर आता है, 17 नंबर का तत्व है तो इसका 34 होना चाहिए, लेकिन होता कितना है 35, यानी 1.5 ज्यादा है। तो बात कर ली जाए इनकी तो परमाणु द्रव्यमान आपको आ जाना चाहिए। अब याद करने का तरीका भी बता दिया गया है। तो आगे वाले पेज पर आओ, फिर आप आगे क्या लिखा है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। आपको तत्व के प्रतीक चिन्ह, तत्व के द्रव्यमान और तत्व खुद याद होना चाहिए 30 तक, और उसके बाद यही उसका द्रव्यमान ही द्रव्यमान होगा। फिर रासायनिक संयोजन के 2 नियम थे, परमाणु द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम। अब है परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, अस्तित्व में किस प्रकार रहते हैं तो उसे आप देख लेना। अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रह पाते, यानी या तो ये खनिजों के रूप में या अयस्कों के रूप में, किसी भी रूप में ये आयन रहते हैं। तो परमाणु अणु व आयन बनाते हैं, ये अणु व आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होते हैं। पुंजित का मतलब एक गुच्छा बनाकर रहते हैं।
गुच्छा बनाकर बनाए रखते हैं तथा जिसे देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं। अब पहला क्वेश्चन है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित। वही 1/कार्बन C12 का 1/12वां भाग परमाणु द्रव्यमान इकाई या परमाणु द्रव्यमान इकाई या यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। एक परमाणु को आंखों द्वारा देखकर क्यों जाना संभव है? परमाणु को, क्योंकि उसका कुछ निश्चित द्रव्यमान होता है इसलिए, और जिसका द्रव्यमान होता है उसका आयतन भी होगा, वो कुछ स्थान घेरता होगा, इसीलिए उनको आंखों से देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं किस पर? अणु की। अब बात किसकी करेंगे? अणु। परमाणु सबसे छोटा होता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर एक अणु का निर्माण होता है। दो या दो से अधिक परमाणु को मिलकर एक अणु का निर्माण होता है। ये अणु की बिल्कुल परिभाषा थी, अब किताब के रूप में भी परिभाषा देखोगे। एक तत्व के परमाणु अथवा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के संयोग से निर्मित कण क्या कहलाता है? अणु। अब है तत्वों के अणु। तत्वों के अणु का मतलब किसी भी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से संचित हो सकते हैं, आर्गन, हीलियम इत्यादि। अनेक तत्वों के परमाणु या उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित, लेकिन अधिकांश धातुएं ऐसी नहीं होती है। ऑक्सीजन में आप देख लो, ऑक्सीजन का निर्माण कैसे हुआ? O2 बनी ना। नाइट्रोजन का क्या बनी? N2। नाइट्रोजन गैस, ये तो क्या है? तत्व है, और ये गैस या जिन्हें अणु बोला जा सकता है। ये एक ऑक्सीजन का अणु है, एक नाइट्रोजन का अणु है। अब उसी प्रकार बात कर ली जाए कार्बन और ऑक्सीजन की, तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है कि नहीं बनता है? बिल्कुल। तो इसमें अलग अलग भी हो सकते हैं और एक समान भी तत्व लिए जा सकते हैं। उसी प्रकार आगे यौगिकों के अणु। अब इससे पहले कुछ सारणी दे रखी है। सारणी में क्या दे रखा है? तत्वों के प्रकार। अब धातु तत्वों के प्रकार दे रखे हैं, नाम दे रखा है, और परमाणुकता देख रखी है। आर्गन होता है वो एक परमाणु होता है। हीलियम होता है वो एक परमाणु। हीलियम में किसी की दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, हीलियम एक परमाणु के। ऑक्सीजन कितने परमाणु के? दो परमाणु के। उसी प्रकार नाइट्रोजन दो परमाणु के। क्लोरीन, क्लोरीन भी दो। क्लोरीन सिंगल नहीं रहता है, डबल ही रहता है, Cl2। तो ये भी द्विपरमाणु के। उसी प्रकार फास्फोरस, सल्फर, फास्फोरस P4 के रूप में रहता है। P4 का मतलब चार अणु। चार अणु का मतलब ये चतु परमाणु के। अब सल्फर 8 के रूप में रहता है, सल्फर 8। ये रिंग, डायमंड रिंग वाली बात याद आ जानी चाहिए। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाते हैं तो सल्फर की डायमंड रिंग बनती है कि नहीं बनती है? तो उसी के अकॉर्डिंग सल्फर के 8 अणु पाए जाते हैं एक साथ। अब धातु तत्वों में ये तो पहले वाले तो ए धातु थे, जितनी भी गैसें थी ए धातु थी। अब धातुओं की बात कर ली जाए तो सोडियम परमाणु, सोडियम के रूप में पाया जाता है सिंगल, तो एक परमाणु। उसी प्रकार आयरन एक परमाणु Fe, एल्यूमिनियम एक परमाणु, और कॉपर भी एक परमाणु। अब है यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु, तो बात कर लेते हैं यौगिकों के अणु पर। तो किस प्रकार है यौगिकों के अणु? जो भी है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिक के अणु का निर्माण करते हैं। किस प्रकार करते हैं? पहला जल दे रखा है, तो वह 1:8 में जल का निर्माण किस प्रकार हुआ है? यौगिकों के अणु, यौगिकों के अणु की बात कर लेते हैं। तो पहला है अणु किसका? जल। वो किससे मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किससे? और ऑक्सीजन से। और किस अनुपात में मिलकर बना होता है? ये तो वे इसके शब्द समीकरण। इसको बोला जाएगा H2O, और इसको क्या बोला जाएगा? H2 + O2। अब ये क्या है? 1:8 के रूप में याद रखना है आपको। और उसी प्रकार अमोनिया NH3 होता है, N + 3H से मिलकर बना होता है। इसका अनुपात कितना होता है? इसका अनुपात होता है 14:3। और ये 3 क्यों आया? 3 अणु है इसीलिए, इधर नहीं तो नहीं लेते। और ये वास्तव में होता क्या है आप देखो। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होगा? 1। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा? 8। इसीलिए इनको किस रूप में लिया जाता है? 1:8। अब नाइट्रोजन 7 नंबर का तत्व है, तो इसका द्रव्यमान कितना होगा? 14। हाइड्रोजन, अरे ये तो 3 अणु है इसीलिए 3 आया है, वरना 3 × 1 लिख सकते हैं। इसका द्रव्यमान कितना? 1 होता है, इसीलिए 3 अणुओं से गुणा किया जाता है। वास्तव में क्या है? अणुओं के यौगिक जितने अणुओं से मिलकर बना है उनका अलग अलग क्या है? द्रव्यमान, उसी के अकॉर्डिंग।
अब उसी बार कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर ली जाए, CO2 किससे बनी होती है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। कार्बन 6 नंबर का तत्व है। कार्बन किस नंबर का तत्व है? 6 नंबर का तत्व है। तो इसका कितना होगा? 12, यही होगा। और ऑक्सीजन कितने नंबर का तत्व है? 8। 8 का कितना होगा? 16। एक का 16 होता है, दो का कितना होगा? 32 होगा या नहीं होगा? फिर अब इसमें 4 का भाग देने पर 4 तरी 12, और इसमें 8 चौक 32। अनुपात क्या आ रहा है? वही समान संख्या का भाग दे सकते हैं अनुपात में, और समान संख्या से गुणा करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं आयनों की। इसकी आयन क्या है? और वही आयन जो जलीय विलयन में अम्ल है वो OH प्लस आयन देते हैं, क्षार OH माइनस आयन देते हैं। या फिर जल का विद्युत अपघटन कराओ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड और कैथोड की ओर निक्षेपित होगी, या इलेक्ट्रोड और कैथोड से, एनोड और कैथोड से निक्षेपित होगी। एक आवेशित परमाणु अथवा परमाणु का एक ऐसा समूह जिसे नेट आवेश विद्यमान होता है, ये ऋण आवेश तथा धन आवेश कहलाता है। ये कब होगा आवेश? तो देखो, अगर बात कर ली जाए ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 2 और 8, 2 और 6, सॉरी 8 नंबर का तत्व है, 2 और 6। अब बात कर लेते हैं कि इसकी बाह्यतम कक्षा की। बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ना आता है? कितनी कक्षाएं होती? K, L, M और N। अब K में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, L में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, M में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8, और N में कितनी होगी? बताओ। नहीं बता सकते तो फिर इसके लिए एक फॉर्मूला आया है। कौन सा है? 2n²। n क्या है? कक्षाओं की संख्या 1, 2, 3, 4। तो एक की जगह 1 रखने पर कितना आएगा? 2। इसकी जगह 2 रखने पर 8। फिर इसकी जगह 3 रखने पर कितना होता है? अरे कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। 9 को 2 से गुणा करने पर, यानी तीसरी कक्षा तक आते आते 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो 2, 8 और 2 10, 10 प्लस 8, तीसरी कक्षा तक कितने? 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। तो अब बात कर लेते हैं चौथी कक्षा की। 4 में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 16 × 2 32। तो इसका मतलब इसमें कितने? 18 इलेक्ट्रॉन एक क्लास में आएंगे। तो 18 प्लस 18 कितने हो गए? 32 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो और ये क्लासें होती क्यों है? क्लास में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाने पर स्थायी क्लास माना जा सकता है। उसे क्या कहा जाएगा? स्थायी कक्षा। तो अगर मान लो ऑक्सीजन की स्थायी कक्षा प्राप्त करनी है, अगर मान लो ऑक्सीजन की 4 का स्क्वायर 16, 16 दूना 32 होगा, सॉरी यहाँ पर 4 की स्क्वायर कितने होते हैं? 16 दूना 32। अब यहाँ पर 32 इलेक्ट्रॉन, मैंने 32 तो सही लिखा है, 18 दूना कितना होता है? 36 होता है। तो इसमें कितने आएंगे? यहाँ तक 18 कंप्लीट हो रहे हैं चौथी कक्षा में, कितने आएंगे? 10 और 8 18। 32 में से 18 घटाओ, कितने आएंगे? 16। यहाँ पर कितने आएंगे? 16 आएंगे या फिर 14? देखो घटाने पर कितने? 12 में से 4, 12 में से 8 गए तो कितने? 4। और यानी कहने का मतलब आपको ये आना चाहिए कि यहाँ तक आते आते टोटल कितने? 32 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाने चाहिए। समझ आ रहा है? तीसरी कक्षा तक 18 और चौथी कक्षा तक आते आते 32 इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक 32 वाला इलेक्ट्रॉन चौथी कक्षा में तक कंप्लीट या स्थायी हो जाता है। तो इसमें वैसे तो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है 32 इलेक्ट्रॉन तक जाते जाते कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात कर रहे थे हम किस पर? तो हम बात कर रहे थे स्थायी कक्षा पर। स्थायी कक्षा कब बोला जा सकता है? स्थायी कक्षा कब बोला जाएगा? जब किसी किसी तत्व की बाह्यतम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो, तो क्या दूसरी कक्षा में, इसको तो के बोल देते हैं, इसको एम एल लेते हैं, के एल। तो एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 8 होने चाहिए, इसमें कितने हैं? 6। तो फिर ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और ऑक्सीजन को हम O2 के रूप में लेते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको क्या कहेंगे? O2 या O-2। समझ में आ रहा है? तो ये आवेश कितना आया? 2 का। किसी से 2 इलेक्ट्रॉन उधार लेने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? उधार लेने पड़ेंगे। तो इस प्रकार आवेश आया।
अब दूसरा एग्जांपल देखेंगे सोडियम का, कि सोडियम में किस प्रकार क्या आवेश होता है, समझ में आ रहा है। अब बात आवेश की कर ली गई है या आयन की कर ली गई, तो दो प्रकार के, धन आयन और ऋण आयन। तो सोडियम का देखेंगे, 11 नंबर का तत्व है, परमाणु संख्या कितनी होती है, परमाणु संख्या 11। आवर्त सारणी में देखें तो 11वां तत्व है। पहले कक्षा में अधिकतम 2 ही भरे जा सकते हैं, दूसरी में 8 ही भरे जा सकते हैं, तीसरी में भी 8 भरे जा सकते हैं, लेकिन आज हम क्या करते हैं, टोटल करते जाते हैं, 2 और 8 10, 10 और 1 11। तो ये कक्षा कौन सी है, के, ये कौन सी एल, और ये एम। एम में अधिकतम होने चाहिए 8, लेकिन इसमें कितना है। अब स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, त्याग, या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ग्रहण। अब ये कंडीशन आते ही हमें सोचना पड़ता है, क्या सोचना पड़ेगा, अगर मान लो त्यागना आसान है तो पहले त्यागो, अगर ग्रहण करना आसान है तो पहले ग्रहण वाली प्रक्रिया करो। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की तुलना में 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना आसान होता है, इसीलिए हम क्या अपनाएंगे, और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि 7 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता, इतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं की जा सकती। तो 1 इलेक्ट्रॉन हम त्यागेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 स्थायी विन्यास प्राप्त होगा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो सोडियम धनायन बना लेगा, क्या बना लेगा, सोडियम धनायन। उसी प्रकार मैग्नीशियम की बात कर ली जाए तो 2 अधिक होते हैं तो 2+, उसी प्रकार एल्यूमिनियम की बात कर ली जाए तो 3+, और ये 3+, 2+, 1+, -2, ये क्या है, ये इनकी संयोजकताएं होती है। आगे पढ़ोगे, ये इनकी क्या है, संयोजकताएं, किनकी, तत्वों की। अब आगे बात कर लेते हैं इन पर। आयन के बाद हम किताब वाला देखेंगे थोड़ा। अब आवेशित कण धनायन और ऋणायन के रूप में लेते हैं। सोडियम क्लोराइड की बात कर लूं, अब हम अलग अलग कर रहे हैं तो एक साथ बात करो ना, किसकी बात कर लेते हैं, एक और यौगिक, ये तो तत्व पर बात कर रहे थे, अब यौगिक सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। चलो लेके देख लो किस प्रकार होता है सोडियम क्लोराइड, जिसे NaCl बोला जाता है या साधारण नमक भी बोला जा सकता है। अभी सोडियम का देखा क्या, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा बाह्यतम कक्षा से स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, और सोडियम धनायन बना लेगा। उसी प्रकार क्लोरीन की बात कर ले तो 17 नंबर का तत्व है, और 18, तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 18 चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेने पर क्या बनाएगा, अरे किसी को देना इसका मतलब धनवान हो जाना, किसी से लेना इसका मतलब गरीब हो जाना, ये क्या करेगा, लेगा, और सोडियम क्या करेगा, देगा। तो इसका मतलब ये कितना दे रहा है, 1, तो 1, समझ आ रहा है। अब इससे क्या, अब सोडियम बोल रहा है कि मैं धनवान हूं, तो मेरे पास प्लस है, अब दोनों की अभिक्रिया करवानी है। क्लोरीन क्या कहेगा, मेरे पास एक ही कमी है, तो सोडियम बोलेगा कि टेंशन वाली बात नहीं है, एक ही कमी है मैं पूरी करूंगा, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब इस पर कोई उदासीन, ये उदासीन होगा, ना तो धन होगा ना ऋण होगा। इसी प्रकार योगी। अब है सूत्र लिखना, आगे कौन सा टॉपिक आ रहा है, सूत्र लिखना। अब आपको बताएंगे कि सूत्र किस प्रकार लिखे जाते हैं या बनाए जाते हैं, तो देखना कंटिन्यू, और उम्मीद कर रहे हैं कि मजा आ रहा होगा। वैसे थोड़ा ऑर्गेनिक का मैटर चल रहा है तो मजा तो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मानना है मजा आया है। रासायनिक सूत्र लिखना, रासायनिक सूत्र लिखना, तो देखो किस प्रकार होगा, रासायनिक सूत्र लिखे जाएंगे। बात कर लेते हैं किसी भी तत्व के संयोजन शक्ति, संयोजन शक्ति को या समायोजित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संयोजकता। और समायोजन जितने इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और ग्रहण करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संयोजकता। तो किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता या संयोजकता उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। किसी भी तत्व के परमाणु एक तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार संयोजित होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं उसे ही कहते हैं संयोजकता। अब बात कर लेते हैं इस पर कि मानव की 2 भुजाएं या ऑक्टोपस की 8 भुजाएं, ये आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इससे आपको मजा नहीं आएगा, और मजा आना चाहिए, वो किस प्रकार आएगा। अब आपको क्या करना है, NaCl देखा, उसी प्रकार दूसरा आयन देखेंगे आप, क्या देखेंगे, क्या देखेंगे, उससे पहले एक सारणी है उसमें कुछ आपको दे रखे, आप धातुओं धातु तत्वों की तो बनाकर निकाल सकते हैं।
लेकिन कुछ यौगिक दे रखे हैं जिनके पहले से ही धन और ऋण डिसाइड है। तो उनमें क्या क्या है, देखो अमोनिया NH3 या NH4+, उसी प्रकार हाइड्रोक्साइड का OH-, उसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल का NO3-, फिर उसी प्रकार कार्बोनेट का H, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, हाइड्रोजन सल्फाइड का, सॉरी सल्फाइड है डायरेक्ट, SO3 2-, एक है सल्फेट का तो SO4 2-। तो इन पर आवेश पहले से दे रखा है। तो उसी प्रकार हम क्या कर लेंगे, बुझा हुआ चूना, जिसे क्या कहते हैं, एक होता है कैल्शियम और एक होता है OH। OH पर तो एक माइनस होगा और कैल्शियम पर क्या होंगे, 20 नंबर का तत्व है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ेंगे। तीसरी कक्षा चौथी कक्षा में देखो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर क्या बनाएगा, Ca2+। और इस पर क्या होती है, समझ आ रहा है, एक ही होगा। और ये क्यों होगा वो भी बता रहा हूँ। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, हाइड्रोजन में एक अधिक होता है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये क्या करेगा, स्थायी बनने जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा तो 2 में से एक की कमी पूरी हुई, पीछे कितना बचा, एक, तो वहां से क्या आया, ये OH-। तो अब क्या करेगा ये, इस पर पहले से माइनस है तो दोनों की अभिक्रिया करवाएंगे। क्या करेंगे, Ca के पास क्या है 2+, तो Ca कहेगा बेटा एक मैं नहीं दूंगा, आप ऐसे ही दो आओ तो मैं दो दूंगा आपको, 2 इलेक्ट्रॉन दूंगा। तो एक तो ये आया, इस पर भी माइनस चार्ज है, और दूसरा कौन सा आया, इसी के तरह का दूसरा प्राणी भी आया, उस पर भी माइनस चार्ज। इसके पास दो थे, एक तो यहाँ पर दिया, दूसरा कहाँ पर दिया, यहाँ पर दिया। ये क्या हुआ है, उदासीन हुए। और योगी कौन सा बना, CaOH का होल टू क्यों आया है, दो है Ca तो गुणा कर दिया दो से। अब उसी प्रकार एक NaOH लेते हैं, ये OH तो देखा है, ये क्या लेते हैं NaOH, उसमें देख लेना आप, सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन अधिक, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर सोडियम क्या बनाएगा, धनायन। और एक इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागता है, संयोजकता प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। क्या करेगा, त्यागना का मतलब बाहर निकालेगा। देखो देर बार में, तो सोडियम धनायन में देखो देर बार काट दियो और सोडियम धनायन बना लियो, दूसरों का ही है, एक ही माइनस कहाँ को, OH अभी हमने देखा था। तो अगर इसकी अभी इसको एक की आवश्यकता है, इसके पास एक अधिक है, दोनों की अभिक्रिया करवा दी जाए तो Na+ की अभिक्रिया किसके साथ, OH- के साथ, तो ये उदासीन होकर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक होता है, इसका निर्माण करता है। तो इसका मतलब आपको तत्वों से यौगिक निर्माण करना आ चुका होगा। 2-3 उदाहरण किताब के और देखेंगे, किताब के 2-3 परमाणु और देखेंगे, यह एग्जाम्पल। अब यह होता है एक HCl, किस प्रकार होगा, एक अम्ल है H और Cl, संयोजकता याद है तो डायरेक्ट लिखनी है। इसकी संयोजकता कितनी होती है, एक, क्लोरीन की कितनी होती है, -1 होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही लिखनी है, चिन्ह नहीं दर्शाना है, आपको आयन नहीं दर्शाना है। दोनों की अभिक्रिया करो तो क्या बनेगा, HCl। इसकी एक अधिक है, इसके एक ही आवश्यकता है, इसको तो एक ही आवश्यकता है, इसके पास अधिक है तो देखकर क्या बनाएगा, HCl। उसी प्रकार दूसरा देखो H और S, तो सल्फर है 16 नंबर का तत्व है, 2 की कमी है यानी -2, तो ये कहेगा बेटा 2 होगा। क्या करो, आप है वो, इसके पास तो 2 है और इसके पास 1, तो ये क्या करेगा 2 हो, तो इसको गुणा करने पर H2S का निर्माण होगा। उसी प्रकार तीसरा कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन और Cl के साथ, क्लोरीन की होती है -1 और कार्बन की कितनी होती है 4। सबसे अधिक संयोजकता किसकी होगी, कार्बन की, आगे पढ़ेंगे क्यों होगी वो भी। तो इसको गुणा करने पर C, एक से गुणा करने पर कोई परिवर्तन होगा, CCl4, क्योंकि बोलेगा कि मेरे पास 4 है, आप 4 क्लोरीन आओ। तो हमने देख लिया है। अब बहु आयनिक आयनों वाले यौगिक, ये तो थे सिंगल डबल, अब है बहुत ज्यादा आयन वाले यौगिक, तो देख लेंगे एक दो वो भी, और उसके आगे बढ़ेंगे क्या बोल रहा है आगे वाले टॉपिक में। चलो इसमें भी कुछ नहीं, यही है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो भी बुझा हुआ चूना था मैंने बता दिया पहले ही। अब आगे चलो क्वेश्चन आंसर, बात कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर की। तो निम्नलिखित सूत्रों को लिखिए। पहला किसका है, सोडियम और सोडियम ऑक्साइड का। तो मैं बात कर लेता हूँ किसकी, सोडियम की। सोडियम के पास एक होता है
ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, 2 माइनस होता है। तो ये कहेगा बेटा जी 2 आना पड़ेगा, क्या आना पड़ेगा, 2। या ऐसे ना लिखो तो ऐसे लिख लो, क्या इसकी संयोजकता 1 होती है, आइन लिखो ही मत, और इसकी संयोजकता 2 होती है, क्रॉस करवा दो, N2 या Na2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा सूत्र लिखना है एल्यूमिनियम क्लोराइड, Al एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्लोराइड की एक होती है, एल्यूमिनियम की 3 होती है, गुणा कर दो, क्या होगा, AlCl3। बनाना आया, नहीं आया तो वापस बताना है, फिर बता दूंगा। तीसरा देखेंगे सोडियम सल्फाइड, सोडियम क्या, सोडियम सल्फाइड। सोडियम तो ये रहा, सोडियम, सोडियम की तो कितनी होती है, एक। अब सारणी में हम देखेंगे सल्फाइड की कितने होते हैं, SO3 माइनस, SO3, सल्फाइड की SO3 2 माइनस, यानी 2 होती, गुणा कर दो, Na2SO3 बनाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं किसकी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की। तो एमजी की आपको पता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की पता है, एक होती है, मैग्नीशियम की 2 होती है, क्रॉस करवा दो, MgOH का पोस्ट होल 2। समझ में आया, मजा आ रहा होगा। अब यहाँ तो आपको सूत्र लिखने थे, अब सूत्रों से आपको यौगिक का नाम बताना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब आपको नाम बताना है, तो देखना नाम किस प्रकार होता है, क्या क्या नाम है। पहला सूत्र दे रखा है AlSO4 का होल 3, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहले का नाम होगा Al2SO4 का होल 3, एल्यूमिनियम सल्फेट। दूसरा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। तीसरा K2SO4 तो पोटेशियम, K2SO4 पोटेशियम सल्फाइड। फिर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक सूत्र का, रासायनिक सूत्र का क्या तात्पर्य, रासायनिक सूत्र का तात्पर्य यह है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित तत्वों को उनके प्रतीक चिन्हों के रूप में प्रदर्शित करना रासायनिक सूत्र कहलाएगा। आगे वाला क्वेश्चन चौथा, निम्न में से किसी कितने परमाणु विद्यमान है, कितने परमाणु विद्यमान, परमाणु छोटा से छोटा अणु। पहला पूछा है H2S, कितने परमाणु है, कितने परमाणु है, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर का, तो टोटल कितने हुए, 3 परमाणु। फिर बात कर लेते हैं PO4 3 माइनस में आयन पूछा है, सॉरी इसमें परमाणु विद्यमान नहीं पूछे, H2S अणु एवं, इसमें तो अणु कितने, अणु, अणु क्या था, अणु तो एक तो इसका है, किसका, हाइड्रोजन का एक अणु, ये हमने पढ़ा था कि 2 मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो ये एक और ये एक, अणु का मतलब, तो कहने का मतलब यहाँ पर अणु तो होगा एक। दूसरा PO4 3 माइनस में आयन कितने होंगे, 3 माइनस, या 3 ऋणात्मक, 3 ऋणात्मक ही होंगे। उसके आगे वाला लास्ट टॉपिक है आणविक, आणविक द्रव्यमान, क्या होगा, आणविक, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, जो भी आपने पढ़ा है इसका आणविक द्रव्यमान क्या है, किसी यौगिक का द्रव्यमान पूछेगा किसी, तो पहला हम क्या आणविक द्रव्यमान कहते कैसे हैं वो देखेंगे। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें सभी संगठन या परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, सभी संगठक परमाणुओं का द्रव्यमानों का योग होता है। तो एग्जांपल दे रखा है 3.1, जिसमें जल का दे रखा है, जल का दे रखा, तो इसमें उपस्थित सभी संगठन, सभी संगठक तत्वों, तत्वों के द्रव्यमानों का योग, के द्रव्यमानों का योग। तो देखेंगे पहला कौन सा है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक परमाणु का कितना होता है, एक होता है, जबकि यहाँ पर 2 है, तो 2 से गुणा करो, प्लस ऑक्सीजन का 8 नंबर का तत्व है, 16 होता है, तो कितना होगा, 2 + 16 कितना होगा, 18। इस संगठक का द्रव्यमान कितना होगा, 18। और द्रव्यमान इकाई क्या होगी, यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई, या इसकी छोटी इकाई AMU भी ली जा सकती है, जो पहले चलती थी, आज IUPAC संस्था ने यूनिफाइड द्रव्यमान इकाई के रूप में लिया जाता है। अब दूसरा लेंगे HNO3 नाइट्रिक अम्ल,
HNO3। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस, नाइट्रोजन का 7 गुना 14 होता है प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन का कितना होगा 8 दूना 16, तो 16 दून 32 होती है 48, तो ऑक्सीजन का हो जाएगा 14 प्लस 1 15, इन दोनों का हो जाएगा, दोनों को जोड़ने में कितना है 8 5 13 का 3 हासिल 1 5 और 1 6 63 यू। समझ में आ रहा है? अब आप निकाल लोगे तो आपको होमवर्क में दे दिया जाएगा, क्या दे दिया जाएगा, चलो सूत्र इकाई द्रव्यमान भी कहते हैं इन्हें, क्या कहते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। अब एक आप और देख लो, किसी भी पदार्थ या पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान, उसमें सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है, ये और ये एक ही है, आणविक द्रव्यमान और सूत्र, यौगिक में और अणु में अलग अलग द्रव्यमानों का योग। तो दूसरा दे रखा है NaCl का, वो भी देख लो, इसका NaCl, सोडियम 23 नंबर, 11 का 22, 22 प्लस 1 23, क्लोरीन का 35.5, तो कितना हुआ 58.5। क्या मैंने सही लिखा? उसी प्रकार दूसरा देखेंगे CCl2, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का 2 इंटू 35.5, 71 और 40 कितने हुए 111 यू। समझ में आया? तो बिल्कुल समझ में आएगा। अब इसी के अकॉर्डिंग आप प्रश्न उत्तर देख लेना। प्रश्न उत्तर क्या है, जो भी है आणविक द्रव्यमान आप निकाल लोगे। पहला अभ्यास प्रश्न वो दे रखा है, कौन सा, अभिकारकों और उत्पादकों में द्रव्यमान या परमाणु द्रव्यमान बराबर आना चाहिए, अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान, तो इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है, स्थिर अनुपात का नियम, और उसमें भी एक 4 संघटक तत्वों में से एक का नहीं देगा और पूछेगा आपको बता देना है। निम्नलिखित रासायनिक सूत्र लिखो, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, फिर कॉपर नाइट्रेट CuNO3, फिर क्या होगा CuNO3 का ऑल्टो, फिर होगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, फिर क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। फिर उसी में आगे वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों के नाम दीजिए। अब परीक्षा में सवाल की बात कर लेते हैं। परीक्षा में एक तो नाम देगा, उसके क्या पूछेगा रासायनिक सूत्र, एक देगा रासायनिक सूत्र जिसके रासायनिक नाम पूछेगा। अभी बार यानी अर्धवार्षिक में देखा होगा, यही आने वाले बार लिखित में ले लो। ये 2 क्वेश्चन अगर नहीं आए तो मेरे को बोल देना, कौन सा रासायनिक सूत्र से रासायनिक नाम लिखो, रासायनिक नाम से रासायनिक सूत्र लिखो। चलो आगे वाला क्वेश्चन देखो, बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, फिर हाइड्रोजन ब्रोमाइड H2Br या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आप होमवर्क में बता देना या कमेंट में बता देना। बेकिंग पाउडर NaCO3, खाने का सोडा NaCO3। अब सर धोने का सोडा भी बताओ ना, Na2CO3.10H2। फिर सर विरंजक चूर्ण भी बता दो, CaOCl2। फिर अब क्या चाहिए आपको वो बताओ। सर प्लास्टर ऑफ पेरिस भी CaSO4.12H2। तो सर जिप्सम से इसका निर्माण हुआ है, तो जिप्सम का भी बताओ CaSO4.2H2O। अब तो खुश हो बिल्कुल। उसके आगे वाला क्वेश्चन देखो कि आपको क्या बताना है, मोलर द्रव्यमान बताना है, किसका बताना है, एथाइन देर का C2H2। अब इसका मोलर द्रव्यमान आप बता सकते हो, कार्बन का एक का कितना होता है 6 दूना 12, 12 दूना 2 24, हाइड्रोजन एक का कितना 1, 1 को 2 से गुणा करने पे 2 यानी 26 यू, इसका आएगा 26। उसके आगे बात कर लेते हैं किसकी, HNO3 का हमने निकाला है, HCl हम इसकी बात कर लेते हैं। HCl हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5, तो टोटल कितना होगा 36.5 यू। आगे वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, सल्फर का 8S8 दे रखा है, सल्फर का अणु का कितना होगा, एक सल्फर का 32 होता है, 32 इंटू 8 करके बताना कितना आता है आंसर, वही होगा। उसके आगे आपको क्या दे रखा है, निम्न का द्रव्यमान क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन का द्रव्यमान, जो कि आप बताओगे और क्वेश्चन आंसर आपको करवाए गए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, अच्छा पार्ट लगाओ तो कमेंट करें, नहीं लगाओ तो भी कमेंट करें। धन्यवाद।